हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड जेवी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने ये रिवीजन सेशन का ये लेसन नंबर 4 है। दोस्तों, इससे पहले कि यदि रिवीजन सेशन को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसको रिवीजन सेक्शन को देखिए। और दोस्तों, आज हम लोग अपने रिवीजन सेक्शन नंबर 4 में यूनिट 10, यूनिट 11 और यूनिट 12 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। यानी कि हम लोग यूनियन बजट, उसके बाद दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और तीसरा है सैम्पलिंग मेथड। इसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो मैं आप लोगों को समझाते चलूँगा, और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बने रहिए अंतिम तक हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, गवर्नमेंट बजट तो बताइए आपको, ये एक एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट के रिसिप्ट का, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एक फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद जो भारत में बजट होता है वो कौन प्रिपेयर करते हैं, तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करते हैं पार्लियामेंट में, और फरवरी के लास्ट डे में प्रिपेयर होता है। ये सब पता है आपको। तो बजट के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट आता है, तो गवर्नमेंट का जो है पास्ट ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या क्या रहे हैं पिछले अगले आने वाले एक साल में क्या रहेंगे, उसके बारे में डिटेल होती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवेन्यू रिसिप्ट। तो ये वो रिसिप्ट है जो कि ना ही लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही आपके एसेट को रिड्यूस करता है। ठीक है। तो जो दिस टाइप ऑफ रिसिप्ट विच कैन नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। दोस्तों, यदि हम रेवेन्यू रिसिप्ट के सोर्सेज की बात करें तो एक है हमारा टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट के अंदर हमारा एक ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आता है, एक नेट टैक्स रेवेन्यू आता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपका कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है। तो ये सब जैसे टैक्स है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है? क्या नहीं क्रिएट हो रहा है, और ना ही एसेट भी घट रहा है। ना लायबिलिटी क्रिएट होगा, ना एसेट हमारा घटेगा। तो इनकम टैक्स हुआ, कस्टम टैक्स हुआ, यूनियन एक्साइज ड्यूटी हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, टैक्स ऑफ यूनियन टेरिटरी हुआ, ये सब ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। दोस्तों, ये सब पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों, नेट टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, नेट टैक्स रेवेन्यू में से आपको क्या करना है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू तो निकालना है, उसमें से एनसीसीडी माइनस करना है। एनसीसीडी का फुल फॉर्म पूछेगा, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, और उसमें से दोस्तों स्टेट शेयर को भी माइनस करना है। तो ये आपका नेट टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा, एक तो हमने टैक्स रेवेन्यू देखा, टैक्स रिसिप्ट देखा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो एक टैक्स रिसिप्ट में हमने देखा, दूसरा है नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो इसमें जो पैसा इंटरेस्ट से आ रहा है वो होगा डिविडेंड प्रॉफिट से जो आ रहा है, एक्सटर्नल ग्रांट से जो आ रहा है, या दूसरा कोई नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, तो वो सभी के सभी हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट में आते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यदि आप टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें नेट टैक्स रेवेन्यू और टोटल नेट नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट। दूसरा रिसिप्ट का पार्ट है वो है कैपिटल रिसिप्ट। तो आप रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। यू कैन डिवाइड रिसिप्ट इनटू टू पार्ट, वन पार्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट और दोस्तों सेकेंड पार्ट इज कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू में क्या देखा, ना ही हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है और ना ही हमारा एसेट घट रहा है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा कि या तो वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा या एसेट घटाएगा। ठीक है, दो चीज़ हो सकता है। अब मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ। तो रेवेन्यू को हमने क्या देखा कि रेवेन्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था हमारा टैक्स वाला और एक था हमारा नॉन टैक्स वाला। दोस्तों, जब कैलकुलेशन करेंगे ये सब चीज़ काम आएगा। चलिए, उसके बाद कैपिटल में यदि हम बात करें तो कैपिटल में एक है डेट रिसिप्ट, एक है नॉन डेट रिसिप्ट। तो नॉन डेट रिसिप्ट में क्या होता है कि विच डू नॉट इनकर एनी फ्यूचर रिपेमेंट बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। मतलब देखिए, नाम ही है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट मतलब कि पैसा जो सरकार ले रही है, तो वैसा पैसा जो कि भारत सरकार के लिए आगे जाके रिपेमेंट बर्डन नहीं क्रिएट करे। जैसे मान लीजिए जो लोन एडवांस उसने दिया है उसका रिकवरी होना है ना, ये आपका रिसिप्ट होगा। फिर उसमें जो मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट आ सकता है। लेकिन डेट रिसिप्ट में क्या होता है कि वैसा रिसिप्ट जिसको गवर्नमेंट को बाद में पे करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट लोन उठाएगी, है ना, मार्केट लोन हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरोइंग हुआ, एक्सटर्नल असिस्टेंट हुआ, फिर आपका अदर रिसिप्ट हुआ, सिक्योरिटीज अगेंस्ट इशूड स्मॉल सेविंग। तो ये सभी को गवर्नमेंट को दोबारा पे करना पड़ेगा। दैट इज वाई दे आर पार्ट ऑफ डेट रिसिप्ट। ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। हमने देखा कि रिसिप्ट का दो पार्ट है, एक है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है दोस्तों हमारा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और दोस्तों एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसी तरह कैपिटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डेब्ट कैपिटल और दोस्तों एक है हमारा नॉन डेब्ट रिसिप्ट। तो ये सब क्लियर हो गया आपको। तो टोटल रिसिप्ट यदि हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट को जोड़ेंगे और प्लस एक्स्ट्रा टर्म में ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। तो ये भी एक्स्ट्रा टर्म आता है। चलिए, ये था हमारा रिसिप्ट का पार्ट। अब दोस्तों एक्सपेंडिचर यानी सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो एक है हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब सरकार खर्च करती है नॉन प्रोडक्टिव एरिया में, जैसे सैलरी हुआ, सब्सिडीज हुआ, लोन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, यहाँ पे खर्च करती है, तो वो कहलाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो सैलरी होता है वो हमारा एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है।
तो इसमें भी दो पार्ट है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये रेवेन्यू का मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होता है, जिसको करंट पीरियड में सरकार यूज करती है 1 साल के अंतर्गत। जैसे आपका इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, डिफेंस हुआ, सब्सिडीज हुआ, ग्रांट दिया गया किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को, पेंशन, पुलिस, असिस्टेंस टू स्टेट फ्रॉम नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा NCCF का। एक हमने ऊपर NCCD का फुल फॉर्म देखा, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। एक बार NCCD को दोबारा आप देख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपका, उसके अलावा देखिए और क्या क्या है। फिर इकोनॉमिक सर्विसेज हुआ, ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अदर जनरल सर्विस हुआ, सोशल सर्विस हुआ, यूनियन टेरिटरी का एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये सब हमारा किसका पार्ट है? दिस ऑल आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्तों। यदि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें या दूसरे देखिए, NCCD से जो अमाउंट होता है वो हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है। कैपिटल में मतलब कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होता है, और उसका इफेक्ट जो है 1 साल से ज़्यादा हो रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका डिफेंस आ गया, पब्लिक एंटरप्राइज को लोन दिया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लोन दिया, फिर फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया। ग्रांट और लोन में अंतर होता है, ग्रांट देना आ जाएगा आपका रेवेन्यू में, लेकिन लोन देना आ जाएगा आपका कैपिटल में, ठीक है। तो ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। डिफरेंस आपको क्लियर है? तो ये हमने देखा अभी तक हमने क्या देखा कि एक्सपेंडिचर पार्ट में हमने देखा कि एक्सपेंडिचर पार्ट में दोस्तों हमने देखा, एक है होता है प्लान एक्सपेंडिचर और एक होता है दोस्तों नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान मैंने क्या बताया आपको, प्लान में बताया आपको, नॉन प्लान में क्या बताया कि नॉन प्रोडक्टिव एरिया में जैसे सैलरी वगैरह। तो नॉन प्लान में हमने 2 पार्ट देखा, ठीक है। नॉन प्लान में हमने 2 पार्ट देखा, एक पार्ट देखा हमने रेवेन्यू और एक पार्ट देखा हमने आपका कैपिटल। अब देखिए प्लान को जरा समझते हैं। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर यदि आपसे निकालने को पूछा जाए तो रेवेन्यू निकाल लीजिए और कैपिटल निकाल लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्लान एक्सपेंडिचर में वैसा पैसा जो कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें भी 2 पार्ट होगा, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब कि जिस एक्सपेंडिचर को 1 साल के अंतर्गत हमें खर्च करना है, तो वो जैसे इसमें सेंट्रल प्लान आ जाएगा, फिर सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी प्लान आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान आएगा, फिर सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी प्लान आएगा। तो उसी तरह प्लान एक्सपेंडिचर को भी आप रेवेन्यू और कैपिटल में जोड़ सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने जाए तो आपका टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस टोटल प्लान एक्सपेंडिचर आएगा। तो दोस्तों जो भी चीज़ अभी तक हमने सीखा है उसको मैं आपको शॉर्ट में समराइज करके देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप। सो लेट मी समराइज ऑल द फैक्ट दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। So first of all we have learned that what we are studying, we are studying receipt and expenditure। तो हमने रिसिप्ट देखा, हमने एक्सपेंडिचर देखा। तो रिसिप्ट में हमने क्या देखा कि रिसिप्ट को हम लोग डिवाइड किए थे 2 पार्ट में, ठीक है। तो दोस्तों रिसिप्ट को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, आप यहाँ देख सकते हैं। रिसिप्ट में हमारा एक था रेवेन्यू रिसिप्ट, एक था कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो रिसिप्ट में क्या क्या था दोस्तों, एक था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और एक था हमारा दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट। फिर दोस्तों कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया और कैपिटल रिसिप्ट को फर्दर हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। रेवेन्यू में था दोस्तों टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और एक था हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल में दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट में आपने देखा, कैपिटल रिसिप्ट में भी 2 पार्ट था। तो क्या वो 2 पार्ट था दोस्तों कैपिटल वाला। तो कैपिटल में जो आपने पार्ट देखा वो था आपका एक था हमारा डेब्ट कैपिटल और एक था हमारा नॉन डेब्ट कैपिटल। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये सब चीज़ आप डायग्राम में याद रखिएगा। डेब्ट कैपिटल और दोस्तों एक था हमारा नॉन डेब्ट कैपिटल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा कि हमने देखा एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। प्लान को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है दोस्तों हमारा कैपिटल, ठीक है। उसी तरह दोस्तों नॉन प्लान की बात करें तो इसका भी 2 पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है हमारा कैपिटल। तो ये हमारा टोटल समरी है इस पार्टिकुलर चैप्टर का, जो भी अभी तक हमने देखा है। इसके बाद दोस्तों आपको मैं कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, जो डेफिसिट का कंसेप्ट है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। डेफिसिट में एक आता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो आपने देखा कि सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट है, देखा ना आपने, ठीक है। यहाँ देखिए यही चीज़ मैं समझाया, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब खर्चा ज़्यादा हो जाए रिसिप्ट से, है ना। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन नेट ऑफ रिकवरी और रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट एंड नॉन डेब्ट रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट से आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है वो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता है। नेट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और नेट लैंडिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट। नेट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, नेट प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, नेट फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट। अब दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला एक बार समराइज कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे देखिए समरी है पूरे फॉर्मूले का। दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया आपको नेट टैक्स रेवेन्यू, तो नेट टैक्स रेवेन्यू में आपका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से एनसीसीडी माइनस कर दीजिए और स्टेट शेयर माइनस कर दीजिए। और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए दोस्तों। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सर्विस टैक्स, टैक्स ऑफ यूनियन टेरिटरी आएगा। तो आपने पहले ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकालना है, उसके बाद आपको उसके बेसिस पे नेट टैक्स रेवेन्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो एनसीसीडी को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो पार्ट होता है, टैक्स वाला और नॉन टैक्स वाला। कैपिटल रिसिप्ट में दो पार्ट होता है, नॉन डेट वाला और डेप्ट वाला। टोटल रिसिप्ट में आपका पार्ट होता है दोस्तों रेवेन्यू वाला और कैपिटल वाला, और एक एक्स्ट्रा आता है ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यदि हम फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो डेट रिसिप्ट आएगा प्लस ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस आएगा। एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू और कैपिटल आता है, प्लान में भी रेवेन्यू और कैपिटल आता है। टोटल में आपका नोडल नॉन प्लान प्लस टोटल प्लान आएगा। ये सब फॉर्मूला आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये सब फॉर्मूला ये मैंने समझाया है दोस्तों। अब डेफिसिट की यदि बात कर लें तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। नामी में रेवेन्यू है और डेफिसिट है तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट कर लीजिए। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है, चाहे लोन हो, ठीक है, आपका जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, चाहे आपका लोन हो, नेट ऑफ रिकवरीज हो, किससे ज़्यादा, रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा, ठीक है, ऑफर रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडिंग टोटल लोन, नेट ऑफ रिकवरीज, ऑफर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट नॉन डेट रिसिप्ट आता है। तो दोस्तों ये था ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला है। और नेट फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो होता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और नेट प्राइमरी डेफिसिट होता है दोस्तों नेट फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, जो कि है अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि मॉड्यूल बी का फर्स्ट यूनिट है, बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट है। तो चलिए इस पार्टिकुलर लेसन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों लेसन को कंटिन्यू करने से पहले आपको यदि MCQs चाहिए दोस्तों अभी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको थ्योरी पार्ट तो मैं क्लियर करता ही चल रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो MCQs के लिए आप इन दोनों प्लान में से किसी एक प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 2000 MCQs मिलेंगे। यदि आपका एक सब्जेक्ट बचा हुआ है तो आप इनमें से प्लान बी को ऑप्ट करें, और यदि तीनों सब्जेक्ट बचा हुआ है तो आप प्लान ए को ऑप्ट करें। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इस प्लान को ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। दोस्तों शुरुआत कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। हम लोग जरा देखते हैं मॉड्यूल बी जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। तो मनी ये शो करता है कि मनी के पास टाइम वैल्यू है, और दोस्तों टाइम वैल्यू कंसेप्ट है जिसमें सम ऑफ मनी इज़ वर्थ मोर देन नाउ दैट द सेम विल बी ए फ्यूचर डेट। सिंपल सी बात है, मतलब आपके पास 100 रुपये यदि आज है तो कल 100 रुपये का वैल्यू घटेगा, वही कह रहा है ये, ठीक है। और दोस्तों ये सब तो बेसिक चीज़ है। हाँ देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो की पॉइंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो है डिस्काउंट रेट। हाँ ये देखिए, ये डिस्काउंट रेट के बारे में पता होना चाहिए। डिस्काउंट रेट बेसिकली एक रेट होता है यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लो को ट्रीट किया जाता है। तो डिस्काउंट रेट में आपका ये सब पॉइंट आता है, ये सब इतना डिटेल में नहीं समझना है हमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक NPV होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसे कहते हैं हम लोग। ये बेसिकली डिफरेंस होता है किसके बीच का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी सर्टेन टाइम पीरियड में आपका जो कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू और कैश आउटफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू, और इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग में यूज़ करते हैं NPV को। चलिए तो ये सब बेसिक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं NPV को, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। NPV से रिलेटेड कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है दोस्तों। PV ऑफ अ कैश फ्लो डिक्रीजेज एज द पीरियड ऑफ फ्यूचर फ्लो इंक्रीजेज, ठीक है। तो क्या कर रहा है दोस्तों, आपका जो किसी कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, एक सर्टेन कैश फ्लो है दोस्तों, उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो घटता है, ठीक है, एज द पीरियड ऑफ फ्यूचर फ्लोज इंक्रीजेज। तो देखिए फ्यूचर फ्लो इंक्रीज होगा तो PV जो है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड। ये ध्यान रखना है कि PV और टाइम पीरियड में जो होता है दोस्तों वो कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो सिंपल सी बात है। कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कैश फ्लो को हम लोग PV से FV में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक रूल ऑफ 72 पता होना चाहिए आपको। ये एक बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा किसी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में। ठीक है, एक फिक्स एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना साल में डबल होगा कैसे पता कीजिएगा। तो आज का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको आप लिख लीजिए डिनोमिनेटर में और 72 को लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। तो 72 को डिवाइड कर दीजिए ROR से, तो आपको मिल जाएगा एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपके पैसा को डबल होने में कितना समय लगेगा। चलिए ये तो पता है आपको। उसके बाद दोस्तों एक टर्म है EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये रियल रिटर्न होता है सेविंग पे, और इसको हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 + R होल टू द पावर n - 1। इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो पॉइंट है जिसको हमें समझना है वो जिसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए एन्यूटी क्या होता है, एन्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। एन्यूटी एक तरह का कांस्टेंट कैश फ्लो है जो कि रेगुलर इंटरवल पे होता है एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक तरह का पीरियोडिक पेमेंट ले लीजिए आप। ठीक है, उसको हम लोग एन्यूटी कहते हैं। और जो लेंथ होता है इंटरवल का उसको हम लोग एन्यूटी पीरियड कहते हैं। दोस्तों एक होता है हमारा ऑर्डिनरी एन्यूटी। ऑर्डिनरी एन्यूटी में क्या होता है कि इक्वल पेमेंट होता है, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट द, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कीवर्ड है मेड एट द एंड ऑफ कंज्यूगेटिव पीरियड ओवर अ फिक्स लेंथ ऑफ टाइम। तो जब भी आपका टाइम पीरियड है उसके अंतिम में यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो आता है हमारा ऑर्डिनरी एन्यूटी में। ठीक है, और जनरली टाइम पीरियड आपका मंथली हो सकता है, फिर उसके बाद आपका सेमी एनुअली हो सकता है या एनुअली हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों यदि ऑर्डिनरी एन्यूटी की बात करें इसको हम लोग एन्यूटी इमीडिएट भी कहते हैं, ये सब ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक होता है एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी ड्यू में क्या होता है कि जो भी आपका टाइम पीरियड है उसमें पेमेंट आप पहले कर रहे होते हैं, अंत में नहीं पहले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको BOP भी कहा जाता है, बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्यूटी भी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों चलिए ये तो 2 ऑर्डिनरी एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू का पता होना चाहिए आपको, और इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इन दोनों का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों जो पॉइंट में आपको पता होना चाहिए जिससे क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, ये बैलून रिपेमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बैलून रिपेमेंट क्या होता है, ये एक लमसम पेमेंट होता है किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का, ऑफ द लोन एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड एंड इंटरेस्ट यूज्ड टू पीरियड। देखिए मतलब आपने लोन लिया, आप इंटरेस्ट देते गए हर एक पीरियड पे, लेकिन जो लमसम प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप लास्ट में दे रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा बैलून रिपेमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। एक होता है सिंकिंग फंड, हाँ ये भी ध्यान रखिए। सिंकिंग फंड क्या होता है, कंटेनिंग मनी सेट असाइड और सेव्ड टू पे ऑफ अ डेप्ट और बॉन्ड। मतलब आप कुछ पैसा को जमा करते जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे ताकि आप एक डेप्ट को आप क्या कर सकें, पे कर सकें। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंकिंग फंड। चलिए ये सब चीज़ क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आपको एक टर्म है बुलेट रिपेमेंट। तो बुलेट है एक है बैलून, दोनों में अंतर है। बुलेट रिपेमेंट में क्या होता है कि बोरोवर टू मेक अ लार्ज लमसम पेमेंट, इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों होता है एट द एंड ऑफ टर्म। तो बैलून में हमने क्या देखा कि बैलून में इंटरेस्ट दे रहे थे, लेकिन जो है वैल्यू इंटरेस्ट का पेमेंट हम कर रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल का पेमेंट एक ही बार में किए। लेकिन बुलेट में दोनों का पेमेंट एक ही बार में करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक परपेचुइटी होता है, इसका मतलब एक ऐसा एन्युटी जो कि हमेशा फॉरएवर चलता है। ठीक है, तो एन्युटी और परपेचुइटी में आपको अंतर क्लियर होना चाहिए कि एन्युटी में दोस्तों इसका रेगुलर इंटरवल होता है, एनुअल हो सकता है, सेमी एनुअल हो सकता है, ट्राई मंथली हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों परपेचुइटी में क्या है, इन्फानाइट नंबर ऑफ ईयर के लिए होता है। ठीक है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड इन्फानाइट होता है। ठीक है, इन्फानाइट मैच्योरिटी पीरियड होता है परपेचुइटी का। तो एन्युटी का एक एंड होता है, लेकिन परपेचुइटी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो चलिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दोस्तों अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ इस पार्टिकुलर यूनिट से। जो फार्मूला आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला बता दूँ कि क्या क्या फार्मूला आपको ध्यान रखना है इस पार्टिकुलर यूनिट से। जस्ट मैं इसे ओपन कर रहा हूँ स्लाइड को, और मैं आपको फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला जस्ट मैं तुरंत बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों देखिए एक फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको ध्यान रखना है वो ये है दोस्तों। देखिए FV = PV × 1 + I होल टू द पावर n। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। FV ये इससे आप लोग इस फार्मूले से प्रेजेंट वैल्यू दिया है तो फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो 1 + I होल टू द पावर n है, इसको कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं या FBIF कहते हैं, ये पता होना चाहिए आपको।
ठीक है। और ये सब तो मैंने अपने नोट्स में समझाया है डिटेल में कैसे निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है। अभी अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, एक टॉपिक है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में जो है फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ये होता है 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। इसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे दिया रहता है। देखिए आप नोट में देख सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने समझाया है। सिंकिंग फंड भी आपको मैंने समझा दिया। दोस्तों एक होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू तो मैंने समझा ही दिया कि पेमेंट जो है हम लोग शुरुआत में कर देते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, लीज एंड इंस्टॉलमेंट इसका एग्जांपल होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सब कुछ निकाला जाता है। ठीक है। तो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ये सब फॉर्मूला है। ठीक है। इससे हम लोग अनइवन कैश फ्लो का और आपका इवन कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। एन्युटी ड्यू का कैसे निकाला जाता है, तो ये सब चीज़ मैंने अपनी वीडियो लेसन में एक्सप्लेन किया है। देखिए फॉर्मूला रखिएगा तो फिर फॉर्म तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें 2-3 पॉइंट है। बुलेट रिपेमेंट मैंने समझा दिया है, बैलून रिपेमेंट भी मैंने समझा दिया है दोस्तों। हाँ, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला देख लीजिए, यही फॉर्मूला है 1+ देखिए 1+ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अपॉन कंपाउंडिंग पीरियड, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड टू द पावर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, ये फॉर्मूला होता है। तो ये इससे हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट को, क्योंकि यह है अपना सैम्पलिंग थ्योरम। तो देखिए सैम्पलिंग थ्योरम में क्या याद रखना है कि जो पॉपुलेशन होता है दोस्तों, वो आपका एक इंटायर ग्रुप होता है जिससे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और सैम्पल क्या होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिससे आप डाटा कलेक्ट करते हैं। और सैम्पल का साइज हमेशा पॉपुलेशन के साइज से छोटा होता है। सैम्पलिंग की मेथड्स की यदि हम बात करें तो एक होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें आप रैंडम सैम्पलिंग होता है दोस्तों। ठीक है। इसके यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, सैम्पलिंग के टाइप्स को एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहला टाइप है दोस्तों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें जितने भी पॉपुलेशन के मेंबर होते हैं सबका इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक सर्टेन रूल होता है जिस रूल के हिसाब से आप सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। वो सर्टेन रूल होता है जिससे आप लोग सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं। थर्ड है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिटेल में देखिए, जैसे आपका ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का बात करें तो इफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो फॉर द फर्स्ट 10 नंबर यू रैंडमली सेलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 6। तो यही चीज़ है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन दैट मे बी डिफर इन इम्पॉर्टेंट वेज। ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। उसके बाद दोस्तों ये इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया है, तो अभी मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बता सकता। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। उसके बाद दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग है। इसमें भी आप पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लेकिन हर एक सब ग्रुप का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा टू द होल सैम्पल। ठीक है। इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल फ्रॉम इस सब ग्रुप यू रैंडमली सेलेक्ट इंटायर सब ग्रुप। ठीक है। तो ये सब हमारा डिटेल है। आगे देखते हैं हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों इसके बाद जो काम का चीज़ है वो देखिए डिफरेंस पूछा जाएगा क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ तब करते हैं जब व्हेन ईच ग्रुप हैज ए स्मॉल वेरिएशन विद इन इटसेल्फ। तो ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन है वो स्मॉलर है, बट देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स, लेकिन ग्रुप्स के बीच में वेरिएशन वाइड है। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब वेरिएशन हर एक ग्रुप में कंसिडरेबल है बट द ग्रुप्स आर एसेंशियली सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। तो
तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर रखना है क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है कि हाउ डिस्पर्स द डाटा इज इन रिलेशन टू द मीन, मीन के रेस्पेक्ट में डाटा कितना डिस्पर्स है, ये कौन बताता है दोस्तों आपको, ये आपको बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये हुआ कि डाटा क्लस्टर्ड है अराउंड द मीन, और हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मतलब डाटा जो है स्प्रेड है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन लो रहे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, ये मेजर करता है आपका हाउ मच डिस्क्रिपेंसी देयर इज लाइकली टू बी इन सैम्पल मीन कंपेयर टू द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज, ये आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बताता है। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, तो यही स्टैंडर्ड एरर होता है, इसको ऐसे ही हम लोग कहते हैं। ये इंडिकेट करता है बोथ द साइज ऑफ द चांस एरर एंड द एक्यूरेसी वी आर लाइकिंग टू गेट इफ यू यूज सैम्पल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। सेंट्रल लिमिट थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स अप्रॉक्सीमेट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा होता है। एज द सैम्पल साइज गेट लार्जर रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यदि सैम्पल साइज आपका 30 से ज़्यादा है तो वो सफिशिएंट कहा जाता है, तब ये CLT वैलिड होता है, ठीक है। तो इट अप्रॉक्सीमेट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सैम्पल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही कहता है हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जिस शॉर्ट में हम लोग CLT कहते हैं। अब दोस्तों स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है उसको एक बार देख लीजिए। स्टैंडर्ड एरर जैसे बढ़ता है जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बढ़ेगा, ठीक है, SD बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एरर आपका बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड एरर घटेगा जब सैम्पल साइज बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, आप देखिए ना स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है वो आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। तो यदि आपका सैम्पल साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा, ये स्टैंडर्ड एरर घटेगा, यूनिवर्सली रिलेटेड है ना। तो ये चीज़ है, तो स्टैंडर्ड एरर घटेगा एज सैम्पल साइज इंक्रीजेज, एज अ सैम्पल साइज गेट क्लोजर टू द ट्रू साइज ऑफ द पॉपुलेशन द सैम्पल मीन क्लस्टर मोर एंड मोर अबाउट ट्रू पॉपुलेशन मीन। दोस्तों फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है, मीन्स इट रेफर्स टू द पॉपुलेशन दैट कैन बी असर्टेन्ड इजीली, देयर नो, नाम ही है फाइनाइट, तो अनलिमिटेड में तो होगा नहीं साइज में। अब दोस्तों एक होता है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, ये एक बेसिकली एक फैक्टर होता है, ये फैक्टर ऐसा होता है दोस्तों, कैपिटल N माइनस N स्मॉल, ये वाला ये फैक्टर होता है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। इससे आप क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर मीन के स्टैंडर्ड एरर को करेक्ट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन मतलब कि एक ऐसा पॉपुलेशन जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, नाम ही इनफाइनाइट, तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए, सैम्पलिंग, हाँ एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक होता है रिप्लेसमेंट। यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो जिस यूनिट को आपने रैंडमली सेलेक्ट किया पॉपुलेशन से, उसको दोबारा आप पॉपुलेशन में डाल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और तब उस सेकंड एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडम। दोस्तों इससे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बोल देगा कि एक टब है, उसमें 5 वाइट मार्बल है, 6 ग्रीन मार्बल है, हमने एक मार्बल को ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा दूसरा मार्बल है वो वाइट आए, ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो यही कंसेप्ट है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब कि जो मार्बल आपने निकाला उसको दोबारा आपने पुट कर दिया। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि आपने जो एक बार मार्बल निकाला उसको आपने पुट नहीं किया, है ना, तो एक मार्बल कम हो जाता है आपके पॉपुलेशन से। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और फॉर्मूला जो है यहाँ जहाँ तक बात है, ये सब हम लोग ऑलरेडी, यदि आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी तक जो भी चीज़ हमने सीखा उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोटल रिसिप्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट प्लस फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन कह रहा है आपसे, ठीक है, आप क्या करना है, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर कह रहा है टोटल रिसिप्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ये सही है, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट इन द बजट, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सटर्नल रिसिप्ट क्या आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है, तो नहीं होता है, ठीक है, ये सही है। इनकम टैक्स नॉट अ पार्ट ऑफ, ये तो गलत है, इनकम टैक्स तो साफ साफ रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर होगा ए और डी हमारा इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, ये तो हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज द फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट एट अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट रेट। बताइए क्या सही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद द प्रोसेस बाय विच प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट कैश फ्लो को आप फ्यूचर कैश फ्लो में कंपाउंडिंग करते हैं, ये भी सही है, ठीक है।
ये और बाकी जो कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड डिस्काउंटिंग ऑफ कंपाउंडेड फ्यूचर कैश फ्लो, ये गलत है। द प्रोसेस बाय विच प्रेजेंट कैश फ्लो और कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। नहीं, प्रेजेंट कैश फ्लो को यदि फ्यूचर कैश फ्लो में आप बदल रहे हैं तो उसको कंपाउंडिंग कहा जाता है, और फ्यूचर को प्रेजेंट में बदल रहे हैं तो डिस्काउंटिंग कहा जाता है। दो वर्ड है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया कैपिटल बजट का, क्या लोन रिकवरी एंड प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट आर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों आपसे कि तो दोस्तों लोन रिकवरी और जो आपका प्रोविडेंट फंड रिसिप्ट है, चूँकि ये लास्ट टाइमिंग के लिए होता है तो ये कैपिटल रिसिप्ट में कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट एंड ग्रांट और कैपिटल रिसिप्ट, ये गलत है। कैपिटल रिसिप्ट में आपका डेट रिसिप्ट आता है, नॉन डेट रिसिप्ट आता है, एक्सटर्नल ग्रांट आता है। तो एक्सटर्नल ग्रांट अलग से तो नहीं आता है, और दोस्तों रिसिप्ट की बात हो रही है तो ये नहीं आता है, केवल डेप्ट और नॉन डेप्ट आता है ना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए और डी सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक इंडियन इकोनॉमी, तो ये तो हमने देखा है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर है वो 3.8896 है। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फॉर एन इक्विवेलेंट एन्यूटी ड्यू इज इतना, इफ इंटरेस्ट रेट इज 9%। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको? तो दोस्तों देखिए एन्यूटी ड्यू फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है इसका, इस दोनों का, इसका प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर इनटू प्रेजेंट फैक्टर फॉर इक्विवेलेंट एन्यूटी ड्यू। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इंटू 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, एन्यूटी ड्यू फैक्टर मिल जाएगा 4.2397। तो 4.2397 सही आंसर है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 444 रुपया है, उसका प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज ₹400, इफ 1 ईयर डिस्काउंट फैक्टर इज इतना। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू है 400, फ्यूचर वैल्यू है 444, तो डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? पीवी अपॉन एफबी, यानी कि 0.909 होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला भी याद रखिए डिस्काउंट फैक्टर का, ये होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू अपॉन फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा डिस्काउंट फैक्टर का। फिर देखिए क्वेश्चन है नेट टैक्स रेवेन्यू इक्वल टू ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यू टू एनसीबी माइनस स्टेट शेयर। तो बताइए ये स्टेट शेयर क्या करते हैं इसमें हम लोग, ये सही है आपका, ये गलत है, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। फिर इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट पेमेंट नॉन प्लान, देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है और प्री पेमेंट प्रीमियम होता है। अच्छा बताइए लोन टू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज नॉन प्लान है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो प्लान है ना। ये प्लान नॉन प्लान कैसे होगा? ये तो प्लान एक्सपेंडिचर है, तो ये गलत है आपका। दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट करेक्ट, तो आपका ए और सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन एज, तो बताइए आउटफ्लो इनफ्लो के डिफरेंस क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD कहा जाता है इसे। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लीजिए, डिस्काउंट रेट क्या होता है? एटलीस्ट रेट प्रेजेंट इन फ्यूचर कैश फ्लो आर मैच्ड। तो डिस्काउंट रेट इज द रेट ऑफ PPF एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम। यदि 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर इतना है तो डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट पर ईयर इतना होगा। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर होल टू द पावर n। तो आपको डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है 0.888333, तो यहाँ से आप R निकाल लीजिए, 0.20 आएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने तरह तरह के क्वेश्चन किए हैं अपने इस पर्टिकुलर यूनिट में, आप देख सकते हैं। सो एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू और कैपिटल में क्लासिफाई करते हैं, तो इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सब क्वेश्चन आने का संभावना है। क्वेश्चन एक बार देखते चलिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ तो मैं आपको क्वेश्चन का एक्सपोजर बता रहा हूँ। और यदि आप इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे मॉक टेस्ट को लीजिए, मैं आपको तरह तरह का क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। यदि आप इसको आप कर लेते हैं, देखिए तरह तरह का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा केस स्टडी है इस पर। रेवेन्यू रिसिप्ट दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू आप क्या लेकर कैसे टोटल रिसिप्ट निकालेंगे, कैसे रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, सबसे आपका कंसेप्ट क्लियर रखना है ना। तो आप इस मॉक टेस्ट को लीजिए। मॉक टेस्ट के बारे में यदि डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको दोस्तों मैं आपको तरह तरह का प्रॉब्लम करवाऊंगा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे अपने आगे आने वाले CIB के एग्जामिनेशन में। दोस्तों इसके अलावा कुछ सैम्पलिंग का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सैम्पलिंग में देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे आपको पॉपुलेशन का साइज दे रखा है 144, मीन दे रखा है 24, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का साइज है 25, तो मीन 4.8 होगा। कैसे निकालिएगा? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसमें आपको n है 144, तो आपका मीन दे रखा है 24, तो सैंपल का साइज 25 होगा, तो उसका मीन कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है द मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पॉपुलेशन मीन यदि 24 है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी क्या होगा? 24 होगा। यही है हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस रेशियो में लाई करेगा। यहाँ पे जेड वैल्यू का कंसेप्ट आता है, जेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब देखिए एक्सप्लेनेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन टीआरपी के बारे में पूछा गया। टीआरपी हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड से कैलकुलेट करते हैं, सही स्टेटमेंट है। फिर आपका पॉपुलेशन का साइज दे रखा है, फिर मीन निकालने को कहा गया है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। दोस्तों मैं आपको सैम्पलिंग का एक बार फार्मूला रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो जो सैम्पलिंग का इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ताकि जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है सैम्पलिंग थ्योरी में, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए इस सब फार्मूला को, सैम्पलिंग के इंपॉर्टेंट फार्मूला को यहाँ नोट कर लीजिए। देखिए एक फॉर्मूला है आपका सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपका सिग्मा अपॉन रूट एन इंटू अंडर ब्रैकेट एन माइनस वन एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन। देखिए ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपका पॉपुलेशन अननोन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो, और जब फाइनाइट पॉपुलेशन होता है तो ये लगता है। ये निकलता क्या है हमारा, यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं ऑफ मीन, ठीक है। और दोस्तों यदि आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, तो फार्मूला है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। ये बाइनोमियल थ्योरम वाले में लगता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस आता है ना, उसमें ये फॉर्मूला लगता है। अब दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या नहीं है, ये सब मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है। अच्छा उसके बाद दोस्तों ये तो फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है, और ये तो मैंने बताया है आपको, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है ही, ठीक है। इसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या है, सैंपल साइज है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपने तीनों चैप्टर को रिवाइज कर पाए अच्छे तरीके से। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।